आज पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्सेस के बारे में, जिसमें कि चार तरह के नेचर में फोर्सेस बताए गए थे, और जिसमें कि ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसके कि कंपोनेंट जिसके पार्ट हैं तुमको, कंटेक्ट फोर्स जिसका कि एक पर कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है जिसके हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, और द कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। दूसरा था स्प्रिंग फोर्स एंड टेंशन। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, इन सबों के बारे में पढ़ा। और मैंने कहा था तुमको उस लेक्चर में कि तुम एस शर्मा बुक से चैप्टर जो तुम्हारा 4 है, जो फोर्सेस है, उसके क्वेश्चन बना सकते हो। और जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम में हो, उसमें क्वेश्चन को एक्सरसाइज में हो या ऑब्जेक्टिव में हो या किसी चीज़ को समझने में दिक्कत हो, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, तो तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। राइट टू ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। उसमें से जहाँ भी तुमको पर्सनल जो भी दिक्कत है, पर्सनल हो या लाइव क्लासेस हो या जेईई मेंस के एडवांस, इन सब क्वेश्चन पेपर हो, या तुम्हें बनाना चाहते हो या नोट्स है, तो ये सब के लिए तुम उस ऐप का यूज़ कर सकते हो। जहाँ भी प्रॉब्लम में दिक्कत हो रहा है, ऐसे वहाँ के सॉल्यूशन में भी या किसी भी बुक के कंसेप्ट में दिक्कत और फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी में भी तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है तुमको एनसीईआरटी बुक का जो पहला टॉपिक भी है, जिसको कि एनसीईआरटी बुक के आधार पर देखोगे तुम्हारा पहला है, जिसमें लॉज ऑफ मोशन का हम लोग धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का आज तुम्हारा पहला टॉपिक एनसीईआरटी बुक से है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर में तुम्हारा पहला है तुमको एरिस्टोटल तो ये तुम्हारा क्या है, हम लोग देखते हैं डेली कि जब कोई भी बॉल है उसको हम लोग जमीन पर लुढ़का देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, कुछ दूर जलने के बाद वो रुक जाती है। तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम लोग डे टू डे डेली देखते हैं। अरिस्टोटल ने एक हाइपोथेसिस दिया। उसने कहा कि कोई बॉडी, अगर किसी बॉडी को अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखना है तो उसके लिए एक उस पर फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये इसको लिख लेते हैं। Aristotle has proposed that a force is required to maintain the uniform motion of a body। तो एरिस्टोटल का यह कहना था किसी बॉडी को अगर अपने मोशन को बरकरार रखना है तो उसे एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो जैसा कि तुम्हें याद होगा कि तुमने क्लास 9 में न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा। ये जो स्टेटमेंट है अरिस्टोटल के द्वारा जो दिया जा रहा है, ये तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के तुम्हें लग रहा होगा शायद विरुद्ध है, लेकिन जब कॉमन सेंस से हम लोग देखते हैं या सोचते हैं कि ये तो सही लग रहा है कि अगर जब तक कोई बॉल है तो वो तो रुक जाएगा। लेकिन तो ये बात है, तुमको तो ये ऐसा क्यों लग रहा है? और एरिस्टोटल की फैलेसी का मतलब विरोध का बात क्या है, इसमें कुछ सोचने में गलती है, इसमें क्या एरिस्टोटल से गलती हो रही है, या क्या हम लोग जो सोचते हैं जो डे टू डे लाइफ में उसमें क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि ये जो तुम्हारा किसी चीज़ को अपना यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग तो डेली देखते हैं कि मतलब किसी चीज़ को वो रुक जाता है, उसको चलने के लिए हमको क्या लगाना है, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बात सोचने की है कि जो हम लोग का जो कि अर्थ वगैरह पे जब किसी चीज को हम लोग लुढ़काते हैं तो वहां पर एक फोर्स है जो कि अर्थ जो है उस बॉडी को लगाता है, जिसके कारण की बॉडी रुक रहा है, और उसी फोर्स को मेंटेन करने के लिए हमको फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अर्थ अगर फोर्स नहीं लगाता कोई रोकने के लिए, जो उसको अपोज करता मोशन को, तो हमें बाहर से फोर्स लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यह सही एक्सप्लेनेशन है इसका।
तो ये बात यहां पे ये ध्यान देना होगा कि अर्थ के जो रेसिस्टिव फोर्स है उसका अपोज करने के लिए हमको बाहर के फोर्स की जरूरत पड़ रही है, ना कि अगर वो फोर्स नहीं होता, जैसे हम लोग स्पेस में चले जाएं, वहां कोई रेसिस्टिव फोर्स नहीं होगा तो हमें किसी उस बॉडी को चलाने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका सही एक्सप्लेनेशन ये नहीं है कि इस ढंग से इस वे में इस बात को कहना ये सही नहीं होगा। ये तुमको क्या हुआ, ये इसको हम लोग इसको कहते हैं एरिस्टोटल फैलेसी, इसलिए कहते हैं, यहां लिख लेते हैं, ए रेसिस्टिव फोर्स, ए रेसिस्टिव फ्रिक्शनल फोर्स oppose the motion of body, so an external force is required. External force is required to maintain the uniform motion of the body, uniform motion of the body। यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये तुम्हारा हो गया यूनिफॉर्म, इसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो इसको मेंटेन करने के लिए, जिसको हम लोग कहेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ये तुम्हारा है। इट इज कॉल्ड एरिस्टोटल फैलेसी। तो चलो ये तुम्हारा हो गया, एक टॉपिक जो था तुम्हारा ये एरिस्टोटल फैलेसी। अब है तुमको गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो ने कहा, गैलीलियो ने पहली बार ये तुमको जहां तक है ये जो एक ऑब्जर्वेशन हमने लिखा नीचे, एक इंक्लाइंड प्लेन पर अगर हम लोग किसी बॉडी को, अगर इंक्लाइंड प्लेन इस ढंग का है, कुछ एंगल ये बना रहा है, ये इंक्लाइंड प्लेन है थीटा, इसकी हाइट अगर h से किसी बॉडी को, इसका हाइट h है, इससे किसी बॉडी को अगर फॉल किया जाए, यहाँ पे हाइट क्या होगा इसकी, h हाइट है, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये s डिस्टेंस इसमें मूव करेगा और जिस हाइट से ये आता है उतना ही हाइट तक इधर भी ये चला जाता है। जिस हाइट से ये फॉल करेगा ये लगभग उसी हाइट तक, अगर सेम एंगल है इधर भी, तो ये हाइट सेम हाइट तक ये क्या होगा, चला जाता है। तो ये तुम्हारा s जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा tan थीटा इक्वल्स टू, लिख लेते हैं h बाय s। तो s इज इक्वल टू h बाय साइन थीटा, इनफैक्ट साइन थीटा इक्वल्स टू h बाय p बाय b, p बाय h। तो p बाय h हो गया तो h बाय s हो गया तुम्हारा। तो s इज इक्वल टू h बाय साइन थीटा। तो जैसे जैसे ये थीटा को तुमको हम लोग कम करते जाएंगे, थीटा एंगल को और झुका दो ऐसे, तो s का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा, साइन थीटा घटते जाता है। एज थीटा डिक्रीजेज, जो उन्होंने चेक करके देखा, डिक्रीजेज s इंक्रीजेज। और जिसमें ये देखा जाता था अगर ये रफ है, मतलब कि स्मूथ हो, तो ये हाइट भी सेम आता है। इफ द सरफेस इज स्मूथ, द बॉल रिचेज अप टू सेम हाइट, इधर की तरफ दूसरा साइड। तो ये तुमको अगर स्मूथ है लगभग, मतलब परफेक्टली स्मूथ ना भी हो, तो अगर स्मूथ है तो लगभग तुमको समान तक आ जाएगा, और जितना स्मूथ करते जाइएगा ये हाइट भी लगभग मेंटेन कर लेगा। ऐसा गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से देखा। तो जैसे जैसे थीटा डिक्रीज करता जाएगा, जाहिर है कि ये लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा डिस्टेंस इसका। तो इफ थीटा टेंस टू 0 हो जाए तो s टेंस टू क्या हो जाएगा, साइन 0 0, तो s टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसका कहना था गैलीलियो का कि अगर ये थीटा जब 0 हो जाएगा, इसका मतलब जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे थीटा 0 हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, तो ये पार्टिकल अगर चल रहा है तो ये सब दिन चलता ही रह जाएगा। तो दिस ऑब्जर्वेशन, दिस एक्सप्लेन दैट in horizontal surface
no force is required to maintain the inertia of the body, मतलब ये हुआ कि ऑफ द बॉडी, मतलब इसको जो है जिस फोर्स से हम लोग क्या करेंगे, अब जिस कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं होगी, जब हम लोग जैसे जैसे इसको घटाते जा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जब ये टेंस टू जीरो है तो लिमिटिंग सिचुएशन में इन्फिनिटी चला जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन कहता है कि जैसे जैसे थीटा घटता जाएगा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये एस तुम्हारा बढ़ता जाएगा, और जब ये जीरो हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये कहां तक जाएगा, ये जीरो मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस तक ये कवर कर लेगा। और इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा, तो ये तुमको लॉ ऑफ ये जो एरिस्टोटल के लॉ के अगेंस्ट में गैलीलियो ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया में ये कहा कि कोई इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। तो ये तुमको लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको कि न्यूटन ने अपने इसी लॉ को अपने जो कि लॉज ऑफ मोशन है उसके फर्स्ट लॉ के रूप में इसको रखा है कि इस लॉ को न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ के रूप में रखा है। तो उसको स्टेटमेंट को हम लोग ले लेते हैं। तो ये तुम्हारा एरिस्टोटल फैलेसी और न्यूटन का जो एक्सपेरिमेंट का, तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है। इन दोनों को पहले एरिस्टोटल फैलेसी को गैलीलियो ने कहा कि नहीं, किसी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं है किसी चीज को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वह जो तुमको अगर अर्थ पर रेसिस्टिव फोर्स अगर नहीं हो तो वह अपने इनर्शिया को क्या करेगा, तो वह अपने इनर्शिया को बरकरार रखेगा। तो उसके लिए किसी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये जो तुम्हारा हो गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के आधार पर या उसके जो इनर्शिया का जो उन्होंने लॉ दिया उसी को न्यूटन्स ने अपने जो लॉ है तो फर्स्ट लॉ के रूप में उसको अपने बुक में उसको जगह दिया। तो जिसे हम लोग अब न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं उसको। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। The body a body कह सकते हैं, a body maintain the inertia of rest or motion if no unbalanced force act on the body। तो ये इनर्शिया भी दो तरह का है, एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, a body is at rest, try to maintain a body at rest, remain at rest without any unbalanced force, in absence of unbalanced force, in absence of unbalanced force। तो ये तुम्हारा हो गया। या तुमको एक इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं हम लोग, इनर्शिया ऑफ दो पार्ट में इसको बांटते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। ए बॉडी moves uniformly if no unbalanced force
एक्ट ऑन द बॉडी, एक्ट ऑन द बॉडी। तो ये तुम्हारा जब नहीं होगा तो ये इसको मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसको इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। जैसे तुमको कुछ एग्जांपल्स के रूप में इसको देखते हैं। जैसे एक बॉडी है तुम्हारा, पहला एग्जांपल जैसे लेते हैं, एक बुक को हमने टेबल पर रखा, ये बुक है, बुक रखा हुआ है एट टेबल, एक टेबल पर रखा हुआ है। तो ये बॉडी, ये जो बुक जो है तुमको अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को, ये रेस्ट में है, बुक इज एट रेस्ट, ये रेस्ट में है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये बुक अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रह रहा है। अगर ये रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि इस पे जो लगने वाला जो अनबैलेंस फोर्स होगा तो वो बैलेंस, जो फोर्स अगर कोई है तो वो बैलेंस होगा। तो यहां पर कौन कौन फोर्स होंगे देखो, एक तो तुमको अर्थ इसको अपनी ओर खींचेगा, वेट ऑफ बुक, वेट ऑफ बुक इधर की ओर लगेगा। और इसके बाद क्या होगा, ये सरफेस के ये कांटेक्ट में है, ये बॉडी, ये सरफेस टेबल क्या एग्जर्ट करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करेगा, ये रखा हुआ है नॉर्मल रिएक्शन बाय टेबल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय टेबल। तो इसको हम लोग एन सिंबल देते हैं। और वेट को जनरली हम लोग, वेट ऑफ बॉडी को अगर mg कहते हैं, वेट ऑफ बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, वेट ऑफ बॉडी को हम लोग mg कहते हैं, वेयर m इज मास ऑफ बुक, मास ऑफ बुक हो गया। तो एट रेस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये तुमको दोनों फोर्स अनबैलेंस हो, माने बैलेंस होगा, तभी तो ये अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ये मेंटेन रखा है। हेंस तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, n इक्वल्स टू mg। नेट जो तुमको फोर्स होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब कि एक ऊपर है एक नीचे, तो n माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो। तो ये तुमको ऐसा क्यों निष्कर्ष होगा, क्योंकि ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन रख रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा। तो जितना फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा उतना ही नीचे लग रहा होगा, जिससे कि वो फोर्स एक वेक्टर पॉइंट है, जिससे कि वो बैलेंस हो गया होगा। तो इसका मतलब यही निकला कंक्लूजन कि ये n इज इक्वल टू mg के बराबर होगा। एक एग्जांपल हो गया तुम्हारा। दूसरा हम लोग एक कह सकते हैं कि हम लोग जो कि एक कहते हैं कि एक आदमी जो है जब कोई बस में बैठा हुआ है और बस एकाएक स्टार्ट होता है तो वह आदमी पीछे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों? तो इसमें कहते हैं कि हम लोग ए बॉडी इन ए पर्सन standing on bus leans backward when bus starts moving, जब बस चलना शुरू करे तो पीछे मुड़ जाएगा, ऐसा क्यों? The foot moves due to friction force by bus, but the upper part try to maintain inertia of rest। और यही कारण है क्या हुआ, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब क्या हुआ निष्कर्ष कि जब नीचे का जब बस चली तो नीचे जो हमारा फुट जो उसके संपर्क में है बस के फ्लोर पे, तो वो तो क्या हो गया, बस के साथ वो एक फोर्स लगा बस के कारण, फ्रिक्शन फोर्स के, उसका कंटेक्ट फोर्स, जिसके कारण वो क्या होने लगा, आगे बढ़ने लगा। और जाहिर ध्यान रहे कि ये जो मैं कह रहा हूं कि फ्रिक्शन फोर्स कारण आगे बढ़ने लगा, इट इज द करेक्ट वर्ड। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं फ्रिक्शन अपोज करता, नहीं, फ्रिक्शन चलने में भी मदद करता है, रुकने में भी मदद करता है। तो धीरे धीरे फ्रिक्शन के बारे में नेचर में देखते होगे इस चैप्टर में, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी बातें फ्रिक्शन के बारे में करते रहेंगे। फ्रिक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्स है, जिसका अलग से भी वीडियो बनेगा जो कि हम लोग बताएंगे आगे से। और तुमको ये बता रहे थे कि फ्रिक्शन के कारण ही बॉडी, फ्रिक्शन डजंट अपोज द मोशन बट इट अपोज द रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन का प्रयास यह होगा फुट और बस के बीच में जो है उसका जो तुमको है उसके बीच में रिलेटिवली मोशन आएगा। अगर बस चल रहा है तो फुट को भी वो चलाने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका मतलब हुआ कि ये इसके कारण फुट जो है जब बस के फ्रिक्शन के द्वारा वो आगे बढ़ने लगता है, उसको एक फोर्स मिल गया।
लेकिन ऊपर का जो पार्ट है बॉडी का उसको कोई फोर्स नहीं मिला, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, वो पीछे की ओर झुक जाएगा, क्योंकि कोई फोर्स नहीं मिला। पैर को आगे फोर्स मिला तो पैर आगे बढ़ेगा, लेकिन अनबैलेंस फोर्स बॉडी को ऊपर पार्ट को कोई फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब अनबैलेंस फोर्स नहीं है जो आगे की ओर उसे बढ़ा सके, तो वो क्या रहेगा, वहीं पर रहना चाहेगा, तो ये दोनों तिरछा हो जाएगा इससे। लेकिन जैसे ही फिर उसके बाद मसल्स वगैरह के कारण, जो बोन वगैरह है हम लोग का, उसके कारण धीरे धीरे मसल्स डेवलप होता है, जिसमें एक टेंशन डेवलप होगा, और वो फोर्स क्या करता है, फिर वो अपर पार्ट को भी साथ ले जाने लगता है, और इस प्रकार फिर वो मूव करता है। लेकिन जिसमें कि नहीं है, अगर कोई उसको नहीं उसके फोर्स को बैलेंस करे एकाएक, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, पीछे गिर जाएगा। और इसी टाइप का बात होता है जबकि, और जब यही चीज होगा जब वो कहां रहेगा, इफ द बस स्टॉप्स suddenly the person leans forward, तो ये फॉरवर्ड बैक गिरेगा। क्यों? बिकॉज अपर पार्ट try to maintain inertia of motion, but friction force by bus try to stop the foot। तो फुट को ये क्या करें, नीचे का जो फ्रिक्शन है, आपकी बार जैसे बस रुकने लगा तो वह अपने साथ किसको रोकने की कोशिश कर रहा, फुट को, लेकिन अपर पार्ट को तो खैर कोई रोक ही नहीं रहा, तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण क्या आगे जाना चाहेगा। तो ये तुमको करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका फर्स्ट लॉ के मुताबिक इसको हम लोग डील कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ का ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, जो तुम इस एग्जांपल को न्यूटन जो एनसीईआरटी बुक है तुमको उसमें भी दिया हुआ है, इसको देख सकते हो। तो इस तरह के काफी एग्जांपल्स हैं जिसमें दूर कर सकते हैं हम लोग। एक तुमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि यहीं पर एक एग्जांपल दिया हुआ 5.1 एनसीईआरटी का, मैं बता दूं एनसीईआरटी का 5.1 पहला एग्जांपल है, जिसको मैं लिख नहीं रहा हूं बल्कि मैं यूं ही बता दे रहा हूं, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, उसके बाद आंसर कर देते हैं। बुक से चाहोगे तो क्वेश्चन पढ़ सकते हो, बुक से अपना क्वेश्चन भी रीड कर लोगे। एनसीईआरटी बुक का देख लो, एग्जांपल 5.1। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5.1। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5.1। तो ये है तुमको क्वेश्चन इस ढंग से है, एक तुमको पर्सन, एन एस्ट्रोनॉट इन फ्री स्पेस, एक फ्री स्पेस में क्या है, तुमको एस्ट्रोनॉट ये जा रहा है, और वह जो है तुमको एकाएक, तो स्पेस शिप जो है, तो स्पेस शिप हैज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सडनली जो है वो एस्ट्रोनॉट जो है तुमको उससे बाहर फेंका गया किसी कारणवश, ड्यू टू एक्सीडेंट वो एस्ट्रोनॉट क्या हो गया, बाहर फेंका गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि उसको जो है जैसे ही बाहर आया तो उसको कितना एक्सेलरेशन होगा, जस्ट कम्स आउट फ्रॉम स्पेसशिप, acceleration of astronaut is equal to what, इसका एस्ट्रोनॉट का एक्सेलरेशन क्या होगा, जस्ट जैसे बाहर की ओर आया। तो जहां तक कि एक्सेलरेशन की बात है, तो एक्सेलरेशन जिस समय जो स्पेसशिप का जो वेलोसिटी है
उस वेलोसिटी से एस्ट्रोनॉट बाहर जब फेंकाया उसको भी वो वेलोसिटी मिल जाएगा, लेकिन एक्सीलरेशन को लगने के लिए फोर्स चाहिए। तो बाहर जब फेंका, जब एस्ट्रोनॉट आ जाएगा उसके बाद स्पेसशिप से जैसे ही बाहर आएगा उसको कोई फोर्स नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब कि उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट, आंसर जो तुम्हारा क्वेश्चन था, एक्सीलरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट इक्वल्स टू क्या हो गया, एस्ट्रोनॉट इक्वल्स टू जीरो बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट, बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट to give the acceleration to astronaut। और स्पेसशिप का जहां तक है वो तो अपना एक इंजन लगा हुआ है उसमें, उसके कारण उसको एक एक्सीलरेशन मिल रहा होगा, लेकिन एस्ट्रोनॉट जो बाहर आ गया उसको एक फोर्स चाहिए। तो जहां पर जब वह ओपन स्पेस में गया वहां पर कोई फोर्स नहीं है, कोई स्टार नहीं, किसी के कारण कोई भी वहां फोर्स नहीं है, तो उसे कोई फोर्स नहीं लगेगा जिसके कारण उसको एक्सीलरेशन नहीं होगा। लेकिन जिस समय कि वो स्पेसशिप से बाहर फेंका गया है उस समय का वेलोसिटी उसे जरूर मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो स्पीड बढ़ रहा है इसलिए वह तुमको क्या है, वो नहीं उसे मेंटेन होगा, तो एक्सीलरेशन उसे नहीं मिलेगा बल्कि उसका उस समय का वेलोसिटी उसे जरूर मिल जाएगा। ये तुम्हारा एग्जांपल 5.1 था। अब हम लोग एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं, मोमेंटम। पहले मोमेंटम ऑफ बॉडी, तो मोमेंटम डिफाइन कर लेते हैं एक टर्म। मोमेंटम, the product of mass and velocity of particle is called momentum of the particle, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी P इक्वल्स टू mv वेक्टर, ये हो गया P हो गया मोमेंटम। P क्या होगा तुम्हें, m इक्वल्स टू मास ऑफ बॉडी, v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी, P equals to momentum of the body, तो मोमेंटम, ये तुम्हारा मोमेंटम डिफाइन करते हैं मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं। ये वेक्टर पॉइंट है, जाहिर है कि जब वेलोसिटी तुमको वेक्टर है और ये स्केलर, तो प्रोडक्ट तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। और तो ये तुम्हारा हो गया mv वेक्टर, मास का यूनिट जहां तक है ये तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, और डायमेंशन जहां तक है डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, तो P का क्या हो जाएगा, मास का m हो गया और वेलोसिटी का LT-1, ये तुम्हारा होगा मोमेंटम। एसआई यूनिट क्या हो गया इसका, kg मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारा हो गया मीटर सेकेंड -1। तो ये तुम्हारा मोमेंटम एक डिफाइन कर दिया गया। इसका तुमको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग इसका यूज करेंगे। मोमेंटम ये कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम तुम्हारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में हो गया, अलोंग द वेलोसिटी, डायरेक्शन अलोंग द वेलोसिटी, वेलोसिटी के अलोंग होगा इसका। तो ये तुम्हारा एक क्वांटिटी हमने डिफाइन कर दिया मोमेंटम को। इसकी क्यों जरूरत पड़ेगी, अभी हम लोग सेकेंड लॉ में देखते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो तुम्हारा सेकेंड लॉ ये कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होगा तुमको, तो ये फर्स्ट लॉ में तुमको जहां तक है कि वो कह रहा था, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट था कि जब कोई पार्टिकल मोशन में है तो वो मोशन में ही बना रहेगा, और जब वह रेस्ट में है तो अपने यूनिफॉर्म मोशन को बनाए रखेगा, जिसको हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं।
और जब वह रेस्ट में है तो अपने रेस्ट को बनाए रखेगा। इसको हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। लेकिन जब कोई फोर्स एक्ट करेगा तो फोर्स क्या करता है, फोर्स उसके इनर्शिया को चेंज करता है। तो ये बात वहां से भी पता चल रहा है कि इसका मतलब फोर्स इनर्शिया को चेंज करता है। जब कोई फोर्स लगेगा तो उस बॉडी के इनर्शिया को क्या किया जाएगा, चेंज करेगा वो। तो कोई फोर्स जब लगा तो ये फोर्स किस ढंग से डिफाइन होगा, वो कितना इनर्शिया चेंज करता है। फोर्स का कुछ वैल्यू भी होगा, एक फोर्स जो क्वांटिटी आ रहा है वो कितना फोर्स है तो कितना इनर्शिया चेंज होगा, कितना टाइम तक लगेगा तो किसने उसके इनर्शिया में कितना चेंज आएगा, तो इन सब पर भी डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग किसी बॉडी को पुश करते हैं, एक पुश करने का मतलब हमने एक फोर्स लगाया, तो उस बॉडी में का क्या होगा, उस बॉडी में उसके वेलोसिटी में कुछ चेंजिंग आएगा। तो इसका मतलब फोर्स ने उसके वेलोसिटी को क्या किया, चेंज किया। हमने किसी बुक को पुश किया तो या हमने क्या किया, उसके मास में, उसके जो है वेलोसिटी में कुछ चेंज आया। तो क्या यह जो वेलोसिटी का चेंज है सभी पार्टी, एक बुक जब एक थोड़ा मतलब कम पेज का बुक है, कम हल्का बुक है, एक और भारी बक्सा ले लें, उसको उतना ही पुश करें उतना ही फोर्स से, तो क्या उसके वेलोसिटी में भी उतना ही चेंज आएगा। तो इस बात का जवाब तुम्हें शायद बिल्कुल अपने काफी अनुभव से पता होगा कि नहीं, अगर उस बॉडी का मास ज्यादा है तो उसके वेलोसिटी में कम चेंज आएगा, उतना ही फोर्स उसके वेलोसिटी में कम चेंज कर पाएगा। तो इसका मतलब फोर्स उसके वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट में चेंज नहीं करता है, उसके मास पर भी यह डिपेंड करता है कि उसके वेलोसिटी में कितना चेंज होगा। जैसे कि कोई फोर्स से अगर किसी छोटे गाड़ी को धकेल रहा है, ऑटो को, तो वह ज्यादा हो सकता है वह धकेल भी दे, लेकिन वही जब लोडेड ट्रक होगा तो कोई एक व्यक्ति अगर चाहेगा कि उस ट्रक को क्या कर दें, उसके वेलोसिटी में चेंज कर दें, तो वो चेंज भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो इसका अर्थ ये निकला कि किसी भी चीज का जो कि मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट में चेंज होगा, ये तुम्हारे फोर्स के वैल्यू को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। तो और दूसरा क्या होता है, अब ये भी देखते हैं, कोई अगर सेम फोर्स लग रहा हो, अगर टाइमिंग का भी उस पर फैक्टर होगा। जैसे अगर कोई एक क्रिकेटर एक बॉल को कैच करता है, तो बॉल को कैच करेगा, अगर वह सीधा सेम बॉल सेम वेलोसिटी से आ रहा है, कोई डायरेक्टली कैच कर ले, तो वह जो बॉल का मोमेंटम में चेंज ज्यादा होगा, उसे टाइम कम मिला। तो यहां पर जब मोमेंटम तो जैसे रेस्ट में आ गया तो मोमेंटम तो जीरो हो गया, पहले वह एम भी मास है एम, वेलोसिटी भी साथ एम भी मोमेंटम लेकर आ और बाद में जीरो हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम जो हुआ वो तो एक बार जब उसने के तुरंत कैच कर लिया ऐसे, और एक बार जब उस टाइमिंग को उसने बढ़ाया तो उसके हाथ में कम चोट लगेगा। अगर वह इस प्रोसेस को चेंज इन मोमेंटम को स्लो करते 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 धीरे धीरे उसको स्लो किया, तो उसने इसने टाइमिंग को क्या किया, इंक्रीज किया। इस मोमेंटम चेंज से बाद में बॉल को रुकना ही है हाथ में, लेकिन जब बॉल के मोमेंटम को चेंज के टाइमिंग को उसने बढ़ाया तो उसके हाथ पर हाथ के द्वारा बॉल को रोकने में कम फोर्स लगाना पड़ा। इसका मतलब कि ये जो तुम्हारा है मोमेंटम में चेंज एज वेल एज उसका रेट भी फोर्स को डिटरमाइन करता है। तो एक तो उस बॉडी का मास, दूसरा वेलोसिटी एंड तीसरा टाइमिंग, ये भी तीनों मिलकर के क्या करता है, फोर्स के क्वांटिटी को डिफाइन करता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको देता है कि एक जो आइडिया देता है कि फोर्स अगर कोई लग रहा है तो वह बॉडी के इनर्शिया को चेंज करेगा, और उसके मोमेंटम का जो मोमेंटम में जो चेंज का रेट होगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड को फोर्स को डिफाइन करता है, फोर्स कितना ज्यादा है या कम है। तो ये चीज लिख लेते हैं हम लोग, इस लॉ को क्या लिख सकते हैं, an unbalanced force, an unbalanced force can change the inertia of body. The rate of change of momentum, is directly proportional to the
प्रोपोर्शनल to the applied force, directly proportional to the applied force, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, डायरेक्टिव अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जैसा मैंने बताया कि इसमें 2-3 फैक्टर था, मास, वेलोसिटी का प्रोडक्ट और टाइमिंग, ये सब उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि इसमें हम लोग लिखते हैं इसको एक इसके क्वांटिटी को डिफाइन करना है तो हम इसको एक न्यूमेरिकली इसको मतलब लिखते हैं, ए पार्टिकल हैज मास, ए पार्टिकल हैज मास m and its velocity is v, and its velocity is v, which changes to v plus del v in time interval delta t by applying a force F। तो F के अप्लाई करने से उसका इसमें चेंज आया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? चेंज इन मोमेंटम इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा पी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू वी प्लस डेल वी माइनस एम वी वेक्टर। तो डेल्टा पी बराबर क्या हो गया, m इंटू डेल्टा वी वेक्टर, m इंटू डेल्टा वी वेक्टर, डेल्टा पी बराबर m इंटू डेल्टा वी वेक्टर। ये तुम्हारा हो गया मास इंटू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा पी बराबर m इंटू डेल्टा वी वेक्टर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी बराबर m डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, m डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी। If delta t tends to 0, delta t tends to 0, f प्रोपोर्शनल क्या होगा तुमको, f प्रोपोर्शनल लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 m डेल्टा v वेक्टर बाय डेल्टा t। दिस सिंपल f प्रोपोर्शनल f इज इक्वल टू k m और ये क्या होगा डी वी बाय डी टी। ये जब ये चेंज होता है तो इसको डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। तो एफ बराबर हो गया के एम इंटू ए, एस्लेशन होगा, डी वी बाई डी टी को हम लोग एस्लेशन कहते हैं। तो इफ इसमें जो एफ का जो वैल्यू डिफाइन किया गया है के को सिंपली क्या ले सकते हैं हम लोग, के को कुछ भी वैल्यू लिया जा सकता था यहाँ पर, क्योंकि अभी हम लोग फोर्स के अमाउंट को डिसाइड ही कर रहे हैं। तो फोर्स के अमाउंट को डिफाइन जब हम लोग करते हैं तो सिंपली के लिए के को क्या लिया गया, 1 ले लिया गया। फॉर सिंप्लिसिटी k इक्वल्स टू 1, तो इसलिए f इक्वल्स टू क्या हो गया, ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तुम्हारा फार्मूला हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। इसका मतलब हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स भी कहते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया इसका वैल्यू F बराबर ma। तो तुमको ये नोट कर सकते हो उसको,
F इक्वल टू MA, ये तुम्हारा हो गया। इस पर जाहिर है क्वेश्चन वगैरह तुम बना सकते हो आसान से। शुरुआत में भी एससी के बुक में भी स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5, इन सबों में इसकी जरूरत पड़ेगी, तुम इसके आधार पर क्वेश्चन को बना सकते हो। और जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में हो उसमें क्या लगा सकते हो तुम, उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लगा सकते हो, उसमें कांटेक्ट फोर्स लगाओगे और उसके आधार पर क्या कर सकते हो। इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर दिया हुआ है एससी में, उसमें फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है। फ्रिक्शन का फोर्स के लिए अलग से फ्रिक्शन फोर्स जो अलग से पढ़ाएंगे भी, तो वो अलग से चैप्टर भी दिया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह इसको ट्राई करोगे, एग्जांपल में भी तुम एनसीईआरटी बुक में भी देखोगे एग्जांपल दिए हुए हैं, इसके बाद सेकंड लॉ के बाद उस एग्जांपल को भी ट्राई करोगे। और स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन एससी में भी दिए हुए हैं तुम उसको भी ट्राई कर सकते हो। शुरुआत के क्वेश्चन इजी ही हैं, तुम बनाओगे तो बन जाएगा। और जहाँ दिक्कत होती है तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इस लेक्चर में यहाँ तक ही रखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। उसके बाद का जो लेक्चर है उसमें आगे का कुछ क्वेश्चंस वगैरह बताएंगे, देर पर थर्ड लॉ को भी डील करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करें। कुछ क्वेश्चंस वगैरह को बनाने का टेक्निक भी अगले लेक्चर में बताएंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो वो जहाँ दिक्कत हो क्वेश्चन में राइट लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो।